प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपके लिए एक बेहद खास सेगमेंट न्यूज व्यूज लेकर आए हैं। इस सेगमेंट में आपको न सिर्फ न्यूज मिलेगी बल्कि व्यूज भी मिलेंगे। दरअसल हर खबर अपने साथ कई और भी खबरों को समेटे हुए रहती है। जब तक न्यूज के पीछे के व्यूज को न समझा जाए ये खबर अधूरी ही रहती है। तो अब हम ये अधूरापन मिटाने जा रहे हैं। हम दिन की सबसे बड़ी खबर की तमाम जानकारी और तथ्यों को टटोलेंगे, उसके व्यूज भी आपसे साझा करेंगे। तो बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सिल्वर स्क्रीन पर झांसी की रानी का किरदार निभाने वाली कंगना रनौत आज उसी अंदाज में नजर आईं। ऑफिस पर चले बुलडोजर के बाद कंगना ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती दे दी। मुंबई पहुंचते ही कंगना ने जिस तरह के तेवर दिखाए उसको देखकर साफ है कि वो महाराष्ट्र सरकार से लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कंगना ने एक वीडियो जारी करके उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवसेना सरकार को लेकर कंगना का लहजा तो तल्ख था ही। शिवसेना के सहयोगी भी इस मुद्दे पर अब उसका साथ नहीं दे रहे हैं। बीएमसी के एक्शन पर एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने सवाल खड़े करते हुए पल्ला झाड़ लिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सवाल उठाते हुए बीएमसी की कार्रवाई को गैर जरूरी कदम करार दे दिया है। शरद पवार की माने तो कार्रवाई ने कंगना को बोलने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने भी बीएमसी की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया। आचार्य प्रमोद ने कहा कि जिस तरह मुंबई को पीओके कहना गलत है, उसी तरह किसी का घर तोड़ना भी गलत है। संजय निरुपम ने बीएमसी की कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट की रोक के बाद ट्वीट करके कहा कि कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे डिमोलिश करने का तरीका। उन्होंने ये भी लिखा कि कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना का डिमोलिशन शुरू ना हो जाए। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है और बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। कंगना को लेकर शिवसेना ने जिस तरह से कदम आगे बढ़ाए हैं उसको देखकर लग रहा है कि कहीं शिवसेना ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है। कंगना रनौत के आक्रामक तेवर देखकर अब यही लग रहा है कि उनकी राजनीति में एंट्री की पटकथा लिखी जा चुकी है, जिसको अमली जामा पहनाने की कवायद फिलहाल चल रही है। इस पूरे मसले पर बंसल न्यूज के कुछ सवाल भी हैं। क्या कंगना मामले को तूल देकर सरकार फंस गई है? शिवसेना के सहयोगी कार्रवाई पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या कंगना के बहाने महाराष्ट्र में कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? क्या जल्द ही सियासी अंगने में कंगना की एंट्री होगी? क्या पर्दे के पीछे कंगना को बीजेपी शह दे रही है? तो यह आज की दिन की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। ये न्यूज है और उस पर व्यूज क्या हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी जुड़ रहे हैं। शरद जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक नाटककार बादल सरकार साहब का जिक्र करूंगा। उन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था बाकी इतिहास। एक शख्स किसी मोहल्ले में आत्महत्या करता है और उसी मोहल्ले में रहने वाले पति पत्नी, जो उपन्यासकार था, पति और पत्नी पत्रकार थी, उस आत्महत्या को अपने अपने तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हैं। सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या, जो जो किरदार इससे जुड़ता जा रहा है
वो स्क्रिप्ट अपने तरीके से लिख रहा है, और इस बार कंगना की जो स्क्रिप्ट सामने आई है उसे देखकर आप क्या कुछ अंदाजा लगाते हैं? मैं यही सोच रहा हूँ सोहेल की सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि एक बेहद राजनीतिक दृष्टि से सजग और चतुर पार्टी किस तरह एक अराजनीतिक मसले को किस तरह से बिहार चुनाव के ठीक पहले कुछ गलतियां जो शिवसेना लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना ने की उसका फ़ायदा उठाने के लिए किस तरह वो बढ़ जाती है, और शिवसेना आज महसूस कर रही है कि वो घिर गई है। पहली चीज़ तो ये कि उसके अपने घटक दल जो हैं एनसीपी और कांग्रेस, वो कंगना रनौत के ख़िलाफ़ जो भी एक्शन बीएमसी ने लिया है, मुंबई नगर पालिका ने लिया है, उससे उन्होंने असहमति जताई है, क्योंकि ये लोगों के बीच में एक अलोकप्रियता शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार जो गठबंधन सरकार है उसको लेके पैदा कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी ने बहुत पहले ये समझ लिया था कि ये मसला न सिर्फ शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस की सरकार में कहीं दरारें पैदा कर सकता है, और आज ये जिस तरह से हमने अलग अलग स्वर सुने हैं दो प्रमुख घटक दलों के, वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी अपना काम करने में कामयाब रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुस्सा हमेशा से निगेटिविटी पैदा करता है। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, और हम सब जानते हैं कि आक्रोश और आवेग शिवसेना की पहचान है, चाहे बाला साहब ठाकरे की हम बात करें या फिर उद्धव ठाकरे की बात करें। हालांकि वो अपने कज़िन ब्रदर राज ठाकरे की तुलना में शांत हैं, शांत प्रतीत होते हैं, लेकिन संजय राउत जैसे नेता ये बताते हैं कि शिवसेना की मूल धारा उग्रता की धारा है, और वो क्रिया पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली पार्टी हमेशा से रही है। और यही वजह है कि संजय राउत जिस तरह से बोलते गए, वर्बल डुएल में जाते गए, और बीजेपी को ये समझ आता गया कि उसके लिए एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। बिहार में जिस तरह सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार की हालत बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही थी, लेकिन इस मसले ने कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक आशा और उम्मीद की किरण जगाई है कि ये मसला एक इमोटिव इशू बनेगा और ये मसला वहाँ स्थितियों को बेहतर करेगा। आप अगर याद करेंगे तो बीजेपी ने आरंभ से देश के अलग अलग हिस्सों में, खुद मध्य प्रदेश में विश्वास सारंग जी जो इस समय चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री हैं, इसके पहले अनिल फिरोजिया जो सांसद हैं बीजेपी के, इन लोगों ने लगातार मांग की है। हम भी ये सोचते रहे कि पूरे देश से बीजेपी के नेता ये मांग क्यों उठा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले, हत्या नहीं, कथित रूप से संदेहास्पद स्थितियों में हुई मृत्यु मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। बीजेपी आरंभ से ये जांच मान रही थी कि सीबीआई जांच कई पहलुओं को बदलेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बादल सरकार का उदाहरण दिया, लेकिन अब मसला ये नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या किन परिस्थितियों में। अब मसला ड्रग्स की तरफ आ गया है, अब मसला शिवसेना की तरफ आ गया है, और बीजेपी को एक नायिका भी मिल गई है जो झांसी की रानी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मणिकर्णिका वो फिल्म है जिसमें झांसी की रानी के चरित्र को पोर्ट्रेट किया है। और आप देखें तो आरंभ से कंगना रनौत बीजेपी के मान बिंदुओं का उपयोग कर रही हैं। वो बाबर बोलती हैं, वो कहती हैं मैं अयोध्या पर फिल्म बनाऊंगी, और आज के घटनाक्रम के बाद तो उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को मैं समझ गई हूं, और अब मैं देश से वादा करती हूं कि अयोध्या के साथ अब मैं कश्मीर पर फिल्म बनाऊंगी। तो ये तमाम वो बिंदु हैं जो बीजेपी के मान बिंदु रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का पुनर्स्थापन हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो, या फिर कश्मीर का मसला हो। तो ये तमाम मसले करके आप कह सकते हैं कि कंगना क्या राज्यसभा के लिए कंगना की पटकथा लिखी जा चुकी है, लेकिन उससे अधिक बीजेपी का महत्व या फिर नीतीश जी के लिए कंगना रनौत का महत्व एक ऐसी नायिका के तौर पर है जिसने बिहार और तथाकथित अनीति के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, और महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ वो एक प्रतीक बनकर उभरी। और ये पूरा मामला राजनीतिक है, तो बहुत शिवसेना जहां लगातार गलतियां करती चली जा रही है, कोई ज़रूरत नहीं थी। एक अभिनेत्री, वो कोई दाऊद इब्राहिम नहीं है कि आपने उसकी संपत्ति को, आपने उसकी अचल संपत्ति को निशाना बनाया। शिवसेना की गलतियां और बीजेपी का उसका बहुत बहुत क्लेवरली किनारे बैठकर उसका इस्तेमाल, यही पूरी पटकथा अभी तक नजर आती है। सोहेल, शरद जी, एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा। जिस तरह से सरकार के भीतर जो सहयोगी दल हैं उनके सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्या बीजेपी भी इसको पहले से मानकर चल रही थी? और पटकथा का एक हिस्सा ये भी था क्योंकि
कोलिशन की सरकार है, अगर भीतर से विरोध के स्वर पैदा हो जाएंगे तो खतरा अपने आप बनता नजर आता है, जैसा हमने मध्य प्रदेश की सरकार में भी देखा। देखिए, जो जख्म अपनों से मिलते हैं वो बड़े गहरे होते हैं सोहेल। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिले जख्म को नहीं भुला पा रही है और ना सिंधिया जी कांग्रेस से मिले जख्म को भुला पाए, और यही वजह रही कि उन्होंने पार्टी छोड़ी। बीजेपी भी अपने सबसे पुराने घटक दल से मिली बेवफाई को भुला नहीं पाई कि जिसने एन चुनाव के वक्त सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो बीजेपी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, इसके बाद भी आज वो अपोजिशन की पार्टी है। और देवेंद्र फडणवीस, जिनकी सरलता, सादगी, परफॉर्मेंस को लेकर आप भले ही बात कर लीजिए, लेकिन वो एक ऐसे युवा नेता के तौर पर बीजेपी में देखे गए जिन्होंने बहुत मेहनत की, चाहे वो नागपुर के महापौर रहे हों या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हों। बीजेपी इस जख्म को भूली नहीं थी कि शिवसेना ने उसके साथ दगाबाजी करके उस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, उस एनसीपी के साथ हाथ मिलाया, जो इसके पहले के चुनाव में बरसों बरस शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। तो ये कसक उसके मन में थी और वो ये जानती थी बीजेपी की जब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ जा सकती है तो कुछ भी हो सकता है। मैं देखता हूं आगे जाकर महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी और बीजेपी की किसी भूमिका को माइनस कांग्रेस। आगे क्या होगा, मैं कोई नजूमी नहीं हूं, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये जो स्थितियां बन रही, शरद पवार एक बहुत ही सीजन प्लेयर है, वो ये जानते थे शुरू से कि शिवसेना और ये तिकड़ी कितनी लंबी गाड़ी खींचेगी, कह नहीं सकते हैं। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये ज़रूर मान रहा हूं कि खुद शिवसेना ने इस मसले पर अपने हितों को नुकसान बड़ी मजबूती से पहुंचाया। सोहेल, चलिए, और राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा है कि कहीं ऐसा करके शिवसेना ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी बातचीत के लिए।